वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अब से हर वीडियो के एक स्टार्टिंग के अंदर हम एक डिस्क्लेमर देना शुरू करेंगे। अब ये डिस्क्लेमर की ज़रूरत क्यों पड़ी वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा महिमा जी का, जो कोलकाता से हैं। हमारी तो बहन के समान हैं, क्योंकि अभी उन्होंने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके परिवार को। उनके परिवार ने हमारे ऊपर बहुत भरोसा किया। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमारी गाइडेंस ली, लैक्टेशन के दौरान गाइडेंस हमने दी है। उसके अंदर एक हल्की सी चूक हुई। अब वो चूक हमारी तरफ से हुई ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो इस चीज़ से थोड़ा बहुत वाकिफ़ थे, लेकिन शायद उनके पास में वो वैसा अनुभव इससे पहले नहीं रहा और नेचुरल चीज़ों को वो पहले मतलब इतना इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपनी क्वेरी हमें बताई, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले तो हम वीडियो के माध्यम से, सार्वजनिक माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें कि वो हम पे इतना भरोसा करती हैं कि हमारे कारण उनको थोड़ी सी असुविधा हुई, उनको दिक्कत हुई, उसके बावजूद उन्होंने धैर्य रखा और हमने उनसे क्षमा भी मांगी, माफ़ी भी मांगी। हमने कहा कि हम किसी भी तरीके से फ़िनेंशियल अगर उनको कोई नुकसान हुआ तो उसमें हम भरपाई करना चाहिए, हम उनका सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह की मदद भी नहीं ली। उनको भाई जाहिर सी बात है, किसी को अगर असुविधा होगी तो उसको दुख तो होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमसे कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने केवल हमसे ये कहा कि भैया आगे और सावधानी रखिए कि कैसे और जन कल्याण के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सार्वजनिक मन से महिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर से सार्वजनिक मन से उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि जाने में या अनजाने में किसी भी व्यक्ति को अगर हमारी तरफ से कोई भी असुविधा हो तो हमारे लिए ये शोभा नहीं देता। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो के माध्यम से कि जो चीज़ होती है हम पहले बहुत प्रिकॉशन अपनी तरफ से रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पर ईश्वरीय हम माने कि भाई ईश्वर को ही हम रख सकते हैं कि भैया ईश्वर सबका कल्याण करे, क्योंकि जो चीज़ आप एक समझ लीजिए, एक डॉक्टर के पास में आप सर्जरी करने के लिए गए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है अच्छा काम करने की, लेकिन उसके बावजूद हर केस को वो संभाल नहीं सकता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो अभी इंसिडेंट हुआ, मैं आपको थोड़ा इंसिडेंट बताता हूँ, उसके ऊपर क्या हमारी राय है और उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ। इसके ऊपर आप सबका क्या फ़र्ज़ बनता है या आप भी अपनी तरफ से कैसे सहयोग कर सकते हैं, जिससे हम सब लोग मिलकर अपने परिवार का सुरक्षा तंत्र अच्छा कर सकें, एक अच्छे जीवन की तरफ हम अग्रसर हो सकें, ऐसे के ऊपर हम बात करेंगे। तो महिमा जी के केस में क्या हुआ कि जब प्रेगनेंसी के जो टाइम्स थे, जो हमने सलाह दी शायद उनको ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, वो उसका पालन भी कर रही थी और उन्होंने नवजात शिशु को, बहुत अच्छे हेल्दी शिशु को जन्म भी दिया। तो एक खुशी की बात है। अब उसके बाद में आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे परिवार के साथ में मैं हल्का सा बता दूं कि क्या हुआ था और उस समय पे हमने क्या निर्णय लिया था और उसके बाद हमने क्या चीज़ शुरू की थी। जो मेरी पत्नी थी, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मेरे घर में बच्ची का जन्म जब हुआ था, तो हमारी पत्नी को प्रॉब्लम थी ओवरवेट की। उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा था और हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। हाई बीपी मतलब उनका बीपी नॉर्मल ही, सामान्य ही 160 से 170 तक रहता है। और मेरे लिए चैलेंज ये है कि मुझे बिना दवाइयों के उनको मैनेज करना है। मैं वैसे भी उनको दवाइयाँ देता नहीं हूँ और बिना दवाइयों के हम मैनेज भी कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि बीपी तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब वो बढ़ रहा हो। अगर किसी व्यक्ति का पिछले 5 साल से 160 ही है तो मैं तो उसको सामान्य मानता हूँ। और काफ़ी डॉक्टर से मेरी इसके ऊपर जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी कहा वज़न के हिसाब से 160 में कोई इतना हाई तोबा की बात नहीं है। जब बढ़ नहीं रहा बीपी तो आप उनको एक्सरसाइज से, डाइट से, इससे ही कंट्रोल करिए और उससे हम कंट्रोल कर भी रहे हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आई तो डॉक्टर ने हमें सतर्कता से ये बोल दिया कि भैया आपकी पत्नी ओवरवेट है, साथ में इनका बीपी हाई है, आपके बच्चे को रिस्क है और हम कुछ मेडिसिन जो हैं वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी इनकी टिपिकल रहेगी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं दवाइयों की तरफ जाऊं, डॉक्टर ने तो साफ बोल ही दिया कि भैया रिस्क है और आगे जो है ये होगी नहीं, कल्मिनेट जो है वो ढंग से नहीं होगी। उस समय पे मेरे पास में ये चीज़ थी जो मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मैं उसका प्रयोग ज़रूर करूँगा, चाहे उसके अंदर कुछ मेरे साथ में गलती हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, मेरा ये मानना है
कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क इन द लाइफ। और मैं उस चीज़ के साथ में हमेशा रहता हूँ कि जीवन में मैंने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं। किसी के लिए भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए और खुद के लिए अच्छा करने के लिए मैंने हमेशा रिस्क लिए हैं, और इसी सोच के साथ में मैं आगे भी बढ़ता हूँ। तो हमने अपनी पत्नी के लिए जब हमने आयुर्वेद आचार्य से बात करी तो उसने ये कहा, देखो भैया मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की गारंटी कोई व्यक्ति लेता नहीं है, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा समस्या है। इसीलिए आज तक की वीडियोज़ जो मैंने प्रेगनेंसी तक की बनाई उसमें मैंने डिस्क्लेमर नहीं डाले। अभी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा कि डिस्क्लेमर जो अब हमने डालना शुरू करा है, क्यों मैं उससे सहमत नहीं था। तो मेरी पत्नी को जब ये समस्या थी तो मैंने जब करा तो आयुर्वेद आचार्य से जब मेरी इसके ऊपर बातचीत हुई कि भाई देखो, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया प्रेगनेंसी आपकी टिपिकल होगी, हम तो मेडिसिन शुरू कर देंगे और आप देख लो कि क्या है। तो मैंने मेडिसिन की जो सबसे सेफेस्ट है, मैंने एलोपैथिक जो डॉक्टर मेरे पैनल पे थे उनसे कहा कि भैया सबसे सेफेस्ट मेडिसिन कौन सी है जिनसे बीपी थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, वो आप रिकमेंड कर दो। उन्होंने रिकमेंड कर दी। और मैंने आयुर्वेद आचार्य से कहा, भैया मैं आप ये बताओ कि इसके अंदर और क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो यार, पूरे सृष्टि के अंदर आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा सेफ 2 चीज़ें बोली जाती है, एक आंवला और गिलोय। और अर्जुन की छाल जो होती है वो बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन अर्जुन की छाल की तासीर थोड़ी गर्म होती है, और पूर्वजों के अनुसार प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ देनी नहीं चाहिए। तो अर्जुन की छाल तो इसलिए बाहर हो गई। अब आंवला और गिलोय जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कहीं पर भी नेगेटिव इफेक्ट मेंशन नहीं है। प्रयोग किसी ने इससे पहले प्रेगनेंसी का किया हो ना किया हो, किसी ने बताया नहीं हुआ। अब अगर आप लेना चाहो तो आंवला गिलोय में पिला के देख लो, हार्म हो गया तो हार्म हो गया, फ़ायदा हो गया तो फ़ायदा हो गया। इस चीज़ को समझते हुए मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अपनी पत्नी को आंवला गिलोय पिलाया। ईश्वर के आशीर्वाद से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। ईश्वर के आशीर्वाद से आंवला गिलोय पिलाने से, या आज भी वो पी रही हैं, तो कभी उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की मेडिसिन बीपी की दी गई थी। डॉक्टर का ये मानना था 160 तो हाई बीपी है, हम तो इसको 140-130 पे रखेंगे। मैंने कहा कौन डॉक्टरों के साथ में उलझे, चलो आप दवाई खिला दो। प्रेगनेंसी के बाद उनकी वो दवाई छुड़वा दी हमने, आज वो नॉर्मल कर रही हैं और मैं उनको दवाइयाँ खिला नहीं रहा बीपी की, और आंवला गिलोय के ऊपर हमने टिकाया हुआ है। इस चीज़ से हमने ये निष्कर्ष निकाला, और अच्छी की बात ये थी कि मेरी जो बिटिया है जिसका जन्म हुआ उसकी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त निकली। वो सर्दी में, अक्टूबर के अंदर उसने जन्म लिया, दिसंबर को पार कर गई, लेकिन उसे सर्दी ज़ुकाम नहीं हुआ। कुछ तो हमने प्रिकॉशन भी लिए थे, कैसे बच्चे को संभालना है इसके ऊपर मैं लगातार प्रयोग करता जा रहा था, और मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन उसके बावजूद सर्दी का टाइम निकल जाए, आजकल तो बच्चे पैदा होते हैं तो इतने कमज़ोर होते हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद से भगवान भला करे कि बच्ची की इम्यूनिटी अच्छी निकली। जब मैंने ये प्रयोग किया तो मुझे लगा कि भाई हमारी बच्ची जो है वो इतनी स्वस्थ हुई है, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हुई है, इसका लाभ तो मेरे जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए। और उसके बाद में हमने लोगों को रिकमेंड करना शुरू करा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप आंवला गिलोय जो है वो पिलाइए, इस तर्क के आधार पर कि मेरी पत्नी को फ़ायदा करा। जबकि ये तर्क पूर्णतः सही नहीं है। भाई मेरी पत्नी को फ़ायदा हुआ, ज़रूरी थोड़ी हर किसी को हो। लेकिन मैंने लोगों को ये समझाने की, मेरा जो तर्क था वो ये कि इस समय पे प्रेगनेंसी के अंदर हम माँ को दे क्या रहे हैं। सब्जियों के अंदर तो हमने इंजेक्शन और पेस्टिसाइड डाल दिए, दूध हमारे घर में मिलावटी आ रहा है, अनाज के अंदर भरपूर यूरिया पेस्टिसाइड खा रहे हो, तो बचा क्या खाने के लिए। फल के अंदर आपके वो जो है इतने 45 से ज़्यादा फंगीसाइड डल रहे हैं, तो माँ को तो आप पहले ही जहर खिला रहे हो। तो जब एक माँ के लिए, और यही रीज़न है, इसका प्रूफ क्या है कि आपके IVF सेंटर्स खुल गए इतने ज़्यादा। तो भाई जो माँ है, प्रेग्नेंट है, उसको आप खिलाओगे क्या? कुछ नहीं खिलाओगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगी बेचारी, और ऊपर से सुबह से शाम तक खाने के अंदर जहर घोल घोल के दे रहे हैं हम। तो इस निष्कर्ष के आधार पर इन सब की गणना करते हुए मुझे ये लगा कि नहीं, जो वाक्षी के बेनिफिशरीज हैं, जो वाक्षी पे भरोसा करते हैं, हम उन्हें प्रेगनेंसी पे शुद्ध ऑर्गेनिक अन्न भी खिलाएंगे, अच्छे फ्रूट वेजिटेबल भिजवा सकते हैं तो वो भिजवाएंगे। आंवला गिलोय अगर हमें लगता है कि वो फ़ायदा कर सकता है, चाहे इसके अंदर, क्योंकि दुनिया प्रेगनेंसी के अंदर सलाह देने से डरती है, लेकिन हमारा ये दायित्व है। अरे लानत होगी हम पे कि हम दुनिया को अच्छा खाना खिला रहे हैं, उसके बाद जो माँ है, जो शिशु को जन्म देने वाली है, उसको, उसकी सेहत को अच्छा करने के लिए अगर ईश्वर ने हमें कोई सिग्नल दिया और उसका हम उनको बताएं ना, या उस चीज़ को केवल अपने तक सीमित रखें, तो इसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेकर हमने प्रेगनेंसी के अंदर आंवला गिलोय को रिकमेंडेशन दिया, और ऑर्गेनिक कंपनीज जो बहुत हाई क्वालिटी के आंवला गिलोय बनाती थी उनके आंवला गिलोय भी दिए। और जैसा हमने बताया कि महिमा जी के केस में शायद प्रेगनेंसी में उन्होंने आंवला गिलोय लिया होगा, और आंवला गिलोय जो है वो उनको लाभ किया या नहीं किया, क्योंकि उस समय तो कंप्लेंट नहीं आई और ठीक हुआ। अभी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में आंवला गिलोय लिया है और वो संतुष्ट थे, ये बात है। अब लैक्टेशन के दौरान जो महिमा जी को दिक्कत आई, जो उनको लगता है दिक्कत आई, वो ये थी कि जब उन्होंने शिशु को जन्म दे दिया तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली सर्जरी कुछ हुई होगी, तो उनका ये मानना है कि मैं आंवला गिलोय पीती जा रही थी तो उसके कारण मेरे शरीर में या टांकों के अंदर दर्द था, 30-40 दिनों तक दर्द रहा,
उसके बाद जब मैंने उसको छोड़ दिया आंवला गिलोय को, तो 3-4 दिन में ही वो दर्द ख़त्म हो गया। तो उनका ये मानना है कि मेरे शरीर में जो ये दर्द रहा है, जो मतलब बच्चे के, शिशु के जन्म के बाद रहा है, वो आंवला गिलोय के कारण है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो और सावधानी रखनी चाहिए बताने के लिए। अब ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ कभी आया नहीं था, क्योंकि यूजुअली बच्चे को जन्म देने के बाद में हम आंवला गिलोय की जगह हम गर्म चीज़ें देने शुरू कर देते हैं। कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, लेकिन आंवला गिलोय भी अगर दिया जाए तो वो कहीं पे, जब प्रेगनेंसी के अंदर रेकमेंडेड है तो लैक्टेशन में क्या नुकसान करेगा, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। तो इस मुद्दे को मैंने आयुर्वेद आचार्य जो हैं 2, उनसे भी डिस्कशन करी, और उन्होंने कहा कि सर टेक्निकली और थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो आंवला गिलोय बहुत सेफ औषधियों में से एक आता है। लैक्टेशन के दौरान किसी माँ को अगर कोई ज़ख्म हुए हो तो उसमें थ्योरी के अनुसार तो आंवला गिलोय उसके ज़ख्मों को भरने में मदद करेगा, रादर देन कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाए। फिर भी अगर उनको लगता है, क्योंकि कई बार क्या है कि उसके बाद में हो रहा है दर्द नॉर्मल हो, लेकिन हमें लगा कि आंवला गिलोय की वजह से वो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आंवला गिलोय उनको उस तरह सूट नहीं करा जिस तरह हम सोच रहे हैं कि सूट करें, तो इसके ऊपर हमारी तरफ से सावधानी रखने वाला विषय और ज़्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि हम इसके ऊपर निर्णय क्या निकालें, क्योंकि ये तो जब तक 3-4 केसेस इस तरह से होंगे नहीं जिसके अंदर पता नहीं चलेगा कि भाई ये फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा, या इस तरह की चीज़ जब तक प्रमाणिकता से हम 8-10 लोग जब तक रिपोर्ट ना कर दें तब तक इसको निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और टेस्ट एंड ट्रायल जो है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में करने भी मुश्किल हैं। ये तो समय के साथ में, जैसे आज महिमा जी ने रिपोर्ट किया, वैसे कल को कोई और व्यक्ति अगर रिपोर्ट करता है तो शायद 2-3 इंसिडेंट्स होकर ऐसी चीज़ पे निष्कर्ष में हम पहुंच सकते हैं। तो ये बात है। तो ये पूरा इंसिडेंट है जो मैंने आपको महिमा जी का बताया, अपना बताया, और क्यों हम आंवला गिलोय को प्रेगनेंसी की तरफ पहुँचाने के अंदर हमें लगा कि प्रेगनेंसी में देने चाहिए, उसके रीज़न मैंने आपको बताए। पहला रीज़न ये है कि आंवला गिलोय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि है जो सबसे सेफ़ मानी जाती है, और प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे की इम्यूनिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। बच्चे की इम्यूनिटी नहीं होगी और पैदा होने के बाद में सर्दी ज़ुकाम से ही अगर वो जूझता रहेगा है, तो फिर वो बच्चे के अंदर तो वैसे ही बेचारे के कुछ डाला ही नहीं है आपने, तो आप कह रहे हो मैं उसको बीमारी से बचाऊंगा, बीमार तो वो वैसे ही हो गया, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओगे। दूसरी बात ये हो गई कि सारा दिन फ्रूट, वेजिटेबल, अन्न में सारी चीज़ों के अंदर तो आप जहर खा रहे हो। अब जो व्यक्ति कलकत्ता में बैठा हुआ उसको मैं फ्रूट और वेजिटेबल शुद्ध कैसे पहुँचाऊँगा। तो आंवला गिलोय करने से ये होता है कि शरीर के अंदर जो पॉइजन होता है उसको ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में हम आंवला गिलोय पिलाना ठीक समझते हैं कि इसके साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो और जो है ये 2 मेन रीज़न है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं आयुर्वेद आचार्य ने भी समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि इसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स कहीं पे अभी तक आई नहीं है, और सालों से यूज़ होता ही आया हर चीज़ के अंदर। आंवला तो वैसे ही एक फ्रूट है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये सोचकर हमें आज भी यही लगता है कि हमें प्रेगनेंसी में आंवला गिलोय देना चाहिए। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी को और कुछ अगर हम अपनी तरफ से कर सकें तो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने ये डिस्क्लेमर की बात कही है। अब वीडियो में हम एक डिस्क्लेमर लगा देंगे कि जो हमारे द्वारा दिए गए सजेशन है वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा कोई प्रमाणित नहीं है। इसको इस्तेमाल करने से पहले, उपयोग में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से आप परामर्श लें। अब ये हम लगा तो देते हैं, लेकिन हम इसमें अब लॉ ऑफ लैंड है, हमें करना भी चाहिए, कानून व्यवस्था है उसका हमें पालन भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए, हम लगा देंगे। मैं अभी तक क्यों नहीं लगाता था उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हल्की सी बात को समझिएगा। पहली बात तो मुझे डिस्क्लेमर लगाने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने दायित्व से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आंवला गिलोय प्रेगनेंसी के अंदर पीना है, आप जाके किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए कि जी इनकी प्रेगनेंसी है, इनको आंवला गिलोय पिला दें, डॉक्टर तुरंत मना कर देगा, कहते यार क्यों पिलाने आंवला गिलोय, यार खाली चलो आराम से सब्जी खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो। वो जानता है ये सब कुछ नकली आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वही हम पिछले 50 साल पहले पुरानी कहानी चल रही है हमारी। सब्जी खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ, हरी सब्जियों में कितना पेस्टिसाइड डल रहा है उसको भी हमने नया अपडेट नहीं किया अपने लिटरेचर के अंदर, लेकिन खिलाओ। और वो खिलाए जा रहे हैं और वो माँ को नुकसान हो रहा है, वो बेचारा फीटस है, IVF सेंटर खुलते जा रहे हैं, उन सब के ऊपर कोई उसको अपडेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो लिखी कहानी जो एक होता है ना कि किताबी पढ़ाई हो गई, उसको हम सोचने की और तर्क की क्षमता पे समझना नहीं चाह रहे, और ऊपर से ऐसी कोई सलाह जो लोग देते हैं वो आगे से डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लो। नज़दीकी चिकित्सक के पास जाओगे वो वैसे ही आंवला गिलोय के लिए मना कर देगा, तो क्या करोगे, वही जहरीली सब्जियां, फ्रूट, अन्न, वही सब कुछ गंदा खिलाते रहोगे, बाद में अबॉर्शन होता है। अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो थ्योरी के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ करी हुई है। तो अगर हमें यही करना है तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन वाक्षी को ये लगता है कि ये दायित्व से बचने की बात है। अगर मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा अन्न खिला सकता हूँ, अच्छा फ्रूट खिला सकता हूँ, आंवला गिलोय से आपके शिशु को बचा सकता हूँ,
तो थोड़ा रिस्क लेकर भी मुझे वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम ये इस तरह के फालतू, जिसको हम फालतू मानते हैं डिस्क्लेमर को, वो डालते नहीं थे कि हमारे ग्राहकों को कन्फ्यूजन होगी। वो बेचारे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा पहले नज़दीकी परामर्श ले लें, नज़दीकी परामर्श लेने जाएंगे, डॉक्टर मना कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर को भी तो उस तरह से आकलन करके रिसर्च और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाने की आवश्यकता है। कितने डॉक्टर्स इसको दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। तो इस वजह से हम इसे डाल नहीं पा रहे थे डिस्क्लेमर को। तो ये डिस्क्लेमर ना डालने की जो एक वजह मैंने आपको बताई वो ये। दूसरी एक वजह ये होती है, डिस्क्लेमर डालने के बावजूद आप उस निष्कर्ष पे सही तरीके से नहीं पहुंच सकते। एक एग्जांपल देता हूँ। सरकार ने अभी जब कोरोना हुआ तो मेडिसिन तो कोई काम नहीं कर रही थी, तो सरकार ने टीवी चैनल पे क्या चलाया? काढ़ा पियो। चलाया कि नहीं चलाया? मेरा परिवार कोरोना के दौरान बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि हम इसके प्रयोग इस तरह पहले 50 बार कर चुके हैं। पहले दादी नानी हमारी क्या करती थी? वो कोई पढ़ी लिखी थी? वो हर रोज़ हल्दी का, दालचीनी का इस्तेमाल करते करते उसको इतना अनुभव हो जाता था, उसको ये पता चल जाता था कि सर्दी का मौसम है तो कौन सी औषधि कितनी देनी है, कौन सा मसाला कितना यूज़ करना है, और गर्मी है तो कैसे इस्तेमाल करना है। आजकल की गृहिणियों को हमने ये सब कुछ हटा दिया। पढ़े लिखे हो गए, यूट्यूब चैनल के हिसाब से चलते हैं। गर्मी के अंदर भी लौंग खाए जा रहे हैं, तो खा रहे हैं। अब क्या करें भाई? पहले के लोग ऐसे करते नहीं थे। तो क्योंकि जब कोरोना आया तब मैं, मेरा परिवार, मेरी टीम, जो बिज़नेस की टीम थी, ये घबराए नहीं, क्योंकि हमें ये पता था कि उस समय पे कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेनी है। और इससे पहले हम इतनी बार हल्दी के काढ़े बना के पी चुके थे कि अनुभव आ गया था। लेकिन दुनिया के साथ क्या हुआ? जब सरकार ने कहा कि आप ये काढ़े बना कर पियो, उन्होंने दबा कर पिए, और पीने से क्या हुआ? फिशस हुए, पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, बहुत लोगों को वो मोशन के समय पे खून निकले। इसका मतलब ये नहीं है कि काढ़े गलत थे या सरकार ने आपको गलत दिशा दी थी। हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं है, हमने पहले अनुभव किया नहीं है, और उसको बिना ये समझे कि ये मेरे शरीर पे क्या प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम उसको पीते गए, जिसके कारण शरीर में नुकसान हुआ। आप नॉर्मल अपने घर में रोटी दाल चावल खाते हैं ना, ये भी अगर बिना संतुलन के, बिना सामान्य प्रक्रिया से, बिना उसको सोचे कि मेरे शरीर पे क्या प्रभाव डाल रहा है क्या नहीं, लगातार खाते रहेंगे सुबह से शाम तक, वो भी आपको गंभीर रूप से बीमार कर देगा। तो इसमें प्रॉब्लम उस अन्न की नहीं है, उसको हम किस तरह कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, बिना समझे खा रहे हैं, बिना अनुभव के खा रहे हैं, उसके कारण है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि ऐसी चीज़ों को, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, इसको नॉर्मल दिनचर्या के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए शरीर को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि मेरे को इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने इनके उपयोग घर में कम कर दिए, ये हमारी समस्या का कारण बन रहा है। आजकल हमने अपने आप पिछले 30 सालों से हम मेडिसिन, बच्चे को हल्की सी सर्दी जुकाम हो जाए तुरंत हम डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं होता था। सर्दी जुकाम होता था, हल्दी का दूध बच्चे को पिलाओगे, आप कोई दाल खिचड़ी वगैरह उसको बच्चे को खिलाओगे, घर में सामान्य प्रक्रिया थी। आज ऐसा नहीं होता। आज हम सीधा लेकर जाते हैं, सबसे पहले कफ सिरप पिलाते हैं बच्चे को। तो इसमें समाधान क्या है? इसमें समाधान ये नहीं है कि जो व्यक्ति आपको औषधि बता रहा है कि भैया सीतोपलादी बता रहा है तो उसके अंदर और सावधानी रखनी, और सावधानी, उसमें हमें ये करना है कि उसको थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके अपने घर के अंदर शुरू कर लें। इसमें किसी कंपनी के किसी भी वीडियो से पहले डिस्क्लेमर आए या ना आए, कोई भी अच्छी चीज़ है उसको संतुलन की मात्रा में अपने घर के अंदर प्रयोग में लगातार लाकर अपनी पुरानी विद्याओं को दोबारा से जागृत करने की हमें कोशिश करनी है, ताकि इन समस्याओं से हम बाहर निकल सके। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो, और जब हम आपको कोई चीज़ बताते हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो हम लेंगे ही, चाहे हम कितने भी डिस्क्लेमर लगा दें तो डिस्क्लेमर रहेगा। उसके बाद भी हम अपनी ज़िम्मेदारी से बचना नहीं चाहेंगे, लेकिन डिस्क्लेमर हम डालेंगे। आपको लगता है कि हमारे विचार जो है, हमारे तर्क जो हैं वो आधार उनका नहीं है, इस बात को मानकर चलिए। हम परफेक्ट नहीं हैं। हमारी कही गई कोई भी बात किसी संगठन के द्वारा, गैर सरकारी संगठन के द्वारा प्रमाणित की गई हो, ऐसा भी नहीं है। कोशिश हम कर रहे हैं एक अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ने में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बचपन में हम पढ़ते थे, हमारे संविधान में लिखा है कि वी शुड हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये हमारा देश हमें ये कहता है, हम सबको कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो अंधाधुंध फॉलो मत करो। किसी भी चीज़ को, चाहे सरकार बताए, चाहे कोई वैज्ञानिक बताए, चाहे वरुण कुमार बताए, कोई भी बताए, उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लगकर उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग करके अपने ऊपर उसके प्रयोग को देखना, ऐसा हमसे अपेक्षा है। ईश्वर ने अगर हमें धरती पे भेजा है, अगर हम चीज़ों से केवल डरते रहेंगे, अरे इसका हल्का दुष्प्रभाव हो जाएगा, इसका तो कुछ भी ज़रा सा भी कैसे हुआ, ये गलती कैसे हुई, जितना ज़्यादा बचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत में आएंगे। और हर चीज़ में आप देखोगे पिछले 30-40 साल के अंदर ये समस्या आई है
पानी हमने चाहा दुनिया का सबसे बिल्कुल प्योर हमें मिल जाए, और क्या मिला हमें? आरओ, जिसने घुटने ख़राब कर दिए। हमें जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अच्छा मिले, बिल्कुल आरामदायक मिले, जिसके अंदर हमें किसी भी तरह का गर्मी सर्दी कुछ ना हो, तो हमें क्या मिला? एसी। आज शरीर को कमज़ोर करके ख़त्म कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हम अपनी तरफ से जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हम डिस्क्लेमर अब से डाला करेंगे, वीडियोज़ में आपको दिखा करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि, और मैं यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं उनको अपने तर्क की कसौटी पे परख कर ही उपयोग में लेकर आएँ। हमारी तरफ से तो कोशिश चल ही रही है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें, अच्छे से अच्छी चीज़ें जितनी ला सकते हैं वो लाकर आप तक पहुँचाई जाए। और हम अपने दायित्व से बचने की किसी भी प्रकार से कोशिश नहीं करेंगे। चाहे जाने में चाहे अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो भी गई या आपके उपयोग में नहीं आ पाई या कुछ आई है, उस जिम्मेदारी को मानते हुए हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी क्षमा मांगेंगे, है भी और करना भी चाहिए। और हम फिर से ये क्षमा मांगते हुए ये अपनी अर्ज़ी लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं या महिमा जी हैं, उनको जो भी हमारी तरफ से असुविधा हुई उसके लिए वो हमें माफ़ करेंगी और हमारी इस समस्या को समझेंगी कि इससे ज़्यादा कुछ कर पाना ये हमारे हाथ में नहीं है, और जितना हमारे हाथ में हम उसको करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। भारत वंदे मातरम।